नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सेम जो है सीटेट में जिस तरीके से क्वेश्चंस पेपर में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी प्रकार का आज का पेपर दिया जा रहा है। मतलब सीटेट के एग्जाम में हिंदी पेडागोजी में एक गद्यांश के क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक गद्यांश का पैराग्राफ आता है, पैसेज आता है, और एक आपको पद्यांश का पैराग्राफ मिलता है, पैसेज मिलता है, और फिर 15 क्वेश्चंस जो है पेडागोजी से संबंधित। तो बिल्कुल हूबहू पेपर दिया गया है। एनसीईआरटी बेस्ड जो है क्वेश्चंस हैं, आपको एनसीईआरटी में दी गई हुई बुक्स के आधार पे मैं आपको जो है पैसेज दे रहा हूं। इन पैसेज को सॉल्व करिए और मैं तरीका बताऊंगा, उसी आधार पे आपको आगे चल के जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पैसेज को सॉल्व करना है। हिंदी का पेपर सबसे सिंपल पेपर होता है सीटेट का, बहुत आसानी से 30 में 30 लाए जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 30 में 30 लाए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए 15 क्वेश्चंस तो का पहले से ऑर्डर दे देते हैं कि गद्यांश में ही आंसर छुपा हुआ है, उसको आप ढूंढ लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये बस बच्चे कई बार जो है टाइम टेकिंग ज़्यादा ले लेते हैं, समय ज़्यादा उसमें निकाल देते हैं, फिर उनका पेपर छूट जाता है। तो इसी के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि धीरे धीरे डेली जो है आप एक दो गद्यांश और पद्यांशों को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ताकि जो है आपकी समझ इसके संबंध में बढ़ती जाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे जो है गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 20 लाइक्स का टारगेट है, मात्र 20 लाइक्स क्या है, मोटिवेशन के लिए हमें मिलता है, ताकि हम हम आपसे मोटिवेट हो सकें और हम आपके लिए डेली इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। देखिए अभी जल्द ही आपको सामाजिक अध्ययन से संबंध में आपको वीडियोस मिलने लग जाएंगे, और मैं आपको बता दूं कि सामाजिक अध्ययन के संबंध में जो वीडियो मैं आपको दूंगा, किसी भी फ्री चैनल में आपको ऐसे वीडियोस नहीं मिलते, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको पेड बैच में दिए जाते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारे वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, टॉपिक वाइज जो है क्लासेस दूंगा, और पेपर तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। पेपर 2 के लिए आपको सामाजिक अध्ययन के लिए किसी और बैच को ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, ये गारंटी है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप तैयारी कर पाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, गद्यांश है, गद्य दिया हुआ है। गद्यांश जिसे कहते हैं पैसेज कहेंगे, और इसका मूल अर्थ क्या होता है ये पता होना चाहिए। गद्यांश और पद्यांश का अर्थ होता है जो गद्य में हो, मतलब जो निबंध रूप में हो, ध्यान रखिएगा, जो निबंध रूप में हो, लेख के रूप में हो, उसी को कहते हैं गद्यांश, ठीक है। और पद्यांश में क्या होता है, पद्यांश में होता है कविता, लय होती है, और इसमें जो है लय नहीं होती, इसमें गीत नहीं होते, लय नहीं होती, इसमें सिर्फ निबंध होते हैं, लेख होते हैं, ठीक है। छोटा सा निबंध होता है, छोटा सा लेख होता है, जिसके आधार पे आपको चीज़ों को जो है रीड करना होता है। देखिए ये गद्यांश को रीड करना है, और रीड करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस को, अब देखिए ऑफलाइन पेपर होता है, आपको पेपर में ही आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, इसी तरीके से मिलेगा आपको, और पेंसिल ले करके आप जब गद्यांश पढ़िएगा तो इस तरीके से लाइन खींचते जाइए, और जो जो आपको इंपॉर्टेंट शब्द लगे उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरे एक लाइन का सार होती, जैसे प्राचीन भारत में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति से संबंधित अधिकांश अकादमिक अध्ययन ब्राह्मण साहित्य पर आधारित है। तो हमने देखिए स्त्रियों पर बात हुई, सामाजिक परिस्थितियों पर बात हुई, प्राचीन भारत की बात हुई, और ब्राह्मण साहित्य की बात हुई। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। इस साहित्य में धार्मिक और वैधानिक बिंदुओं पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। तो इसमें किस बात पे चर्चा हुई, धार्मिक बिंदु पे चर्चा हुई और वैज्ञानिक बिंदुओं पे चर्चा हुई। धार्मिक कर्मकांड संपादित करने का अधिकार, कर्मकांड संपादक का उद्देश्य, विधवाओं के अधिकार, पुनर्विवाह, नियोग संस्था की प्रासंगिकता, संपत्ति का अधिकार आदि कुछ ऐसे उल्लेखनीय बिंदु हैं जिस पर विशद जो है चर्चा की गई है, विस्तार से चर्चा की गई है। स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा, सार्वजनिक गतिविधियां, सामाजिक समारोहों में उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति, स्थितियों की सामाजिक स्थिति के आकलन में महत्वपूर्ण आधार रहे हैं, ठीक है। स्त्रियों के अधिकार संबंधी अधिकांश चर्चा परिवार को केंद्र में रख करके परिवार के सदस्य के रूप में पारिवारिक भूमिकाओं के निर्वहन के संदर्भ में की गई हैं। ज़्यादातर उल्लेख पत्नी की भूमिका और पत्नी के रूप में दिए जाने वाले अधिकार से संबंधित है। ऐसे संदर्भ न के बराबर हैं जिनमें समाज के एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में स्त्री अधिकारों की चर्चा की गई हो और उस पर विचार विमर्श किया गया हो।
गणिकाओं को इस संदर्भ में अपवाद माना गया है, मतलब सबके बारे में बात की गई है लेकिन गणिकाओं के संदर्भ में बात नहीं हुई है। किंतु ब्राह्मण साहित्य पितृवंशीय समाज में स्त्री अधिकारों को संदर्भित करता है। ब्राह्मण साहित्य जो है वो पितृवंशीय समाज हमारे देश में, जहाँ पे पिता का रोल सबसे ज़्यादा होता है, उसमें भी स्त्रियों के अधिकारों को जो है उसमें बात की गई है। गणिकाओं को इस समाज का अंश नहीं माना गया है, चूंकि स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के यह पूरा प्रारंभिक विवेचन ब्राह्मण साहित्य पर आधारित था, इसलिए यह सिर्फ ब्राह्मणवादी नजरिए को प्रस्तुत करता है और ब्राह्मणेतर नजरिए से हमें परिचित नहीं कराता है। ब्राह्मण से अधिक जो श्रमिक होते हैं, ठीक है, एक ब्राह्मण हो गया, एक श्रमिक वर्ग हो गया, इसकी बात कर रहा है, तो उससे हमें नहीं करता। इसलिए ऐसे कोई अवधारणा बनाना कि समाज में इस नियमों का शब्दतः पालन होता रहा है, मतलब सभी लोग इसको पालन करते रहो, क्योंकि सिर्फ एक वर्ग ने इस पे बात कही है वो ब्राह्मण, और बाकी किसी ने जो है इस नज़रिए पे जो है परिचित नहीं कराता है हमारा, तो यहाँ पे शब्दतः इन नियमों का जो है पालन होता रहा होगा, ये हम कह नहीं सकते, ये गलत होगा। वास्तविक समाज निश्चय ही इन ग्रंथों की अपेक्षाओं के आदर्श समाज से अलग रहा होगा। ठीक, अब देखिए आपने इस तरीके से वन लाइन जो है शब्दों को पकड़ने की कोशिश की और इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और तुरंत पैराग्राफ में झांक करके देखेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत की में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, ये जानने का स्रोत क्या था, तो मैंने बताया था ब्राह्मण ग्रंथ है, इस शब्द का उल्लेख मिलता है आपको। बाकी संगम साहित्य और अर्थशास्त्र का तो बिल्कुल भी नहीं आया पैसेज में, तो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में ही जो है यहाँ पे उल्लेख मिलता है। पहला का आंसर हो गया, ठीक, ऑप्शन का फर्स्ट का ए। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के आकलन के महत्वपूर्ण आधार रहे हैं, तो आकलन का क्या महत्वपूर्ण आधार रहा है, शिक्षा, सार्वजनिक गतिविधियां और सामाजिक समारोह में उपस्थिति, ये इसके सामाजिक स्थिति के आकलन का आधार रहा है। ऑप्शन यहां पे डी होगा, ठीक है, सभी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों के अधिकार संबंधी अधिकांश चर्चा किसको केंद्र में रखकर की गई है, तो समाज को, देश को, परिवार को, इन सभी को केंद्र में रखकर की गई है कि किसको करिए, तो यहां पे देखिए सही आंसर है इसका, स्त्रियों के अधिकार संबंधी जो चर्चा है वो परिवार को केंद्र में रख करके की गई है। आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे इस समाज का अंग नहीं माना गया है, तो गणिकाओं का शब्द वस्तु यूज हुआ था, तो ये गणिका को इस समाज का अंग नहीं माना गया है। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य में स्त्रियों के अधिकार संबंधी उल्लेख किससे संबंधित है, तो देखिए स्त्रियों के अधिकार संबंधी उल्लेख जो मिलते हैं वो किससे संबंधित है, तो यहाँ माँ और उनकी भूमिका, बहन और परिवार, पत्नी और परिवार में उसकी भूमिका के संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट, वास्तविक का विपरीतार्थक शब्द क्या है ना, तो देखिए वास्तविक का अवास्तविक होगा, सच का झूठ होगा, निश्चित का अनिश्चित होता है, तो अनिश्चित का निश्चित होगा। आपको व्याकरण के संबंध में क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो जो विलोम शब्द होते हैं, जो विपरीतार्थी शब्द होते हैं, वो वहां से आपको क्वेश्चन 101% मिलता है, इसलिए वन टाइम एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, निर्वहन में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग निर्वहन में निर शब्द लगा हुआ है, जो कि उपसर्ग का मतलब होता है पहले इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द, और उपसर्ग प्रत्यय अगर हो तो पूछता तो वो है बाद में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द होता है। ठीक है, यही बस दोनों शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वहन शब्द को अच्छे से ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए तो आपको शब्द का टुकड़ा समझ में आ जाएगा। निर्वहन, ठीक है, तो यहां हो गया, ना कि नीरव नहीं आ रहा है, न निर्वह आ रहा है, न निह आ रहा है, निर्वहन। नियोग में कौन सा जो है समास है, तो देखिए नियोग में समास कौन सा है, तो नियोग में जो समास दिया गया है अव्ययी भाव समास दिया गया है, ऑप्शन यहां पे ए होगा। अव्ययी भाव समास का मतलब होता है कि जिसका पहला पद जो है अव्यय हो, मतलब जो खर्च ना किया जा सके, या जिसका पहला पद प्रधान हो, मुख्य हो, ठीक है, तो वही अव्यय भाव समास होता है। जैसे आजीवन, आजीवन हो गया, और शब्द बताते हैं आजन्म, आमरण,
प्रतिदिन एकाएक भरपेट, ये नोट कर लीजिए, आपके काम के हैं। यथाशक्ति, ठीक है, ये सभी जो है समास जो है वो अव्ययी भाव समास से संबंधित है। ठीक है, इसका पहला पद गौड़ होता है, प्रधान होता है, मुख्य होता है। ठीक, नेक्स्ट, पुनर्विवाह का संधि विच्छेद है। तो पुनर्विवाह जो है, देखिए पुनर्विवाह में विसर्ग लगा हुआ है, तो ये विसर्ग संधि हो गई। आंसर हो गया ऑप्शन बी, विसर्ग संधि है। ठीक है, पहचानना बहुत आसान था, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अब आ जाते हैं पद्यांश की ओर। पद्यांश का संबंध होता है, पद्य का मतलब ही होता है गीत या लय, इसमें लय होती है, इसमें जो है गीत होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस को पैसेज जो है कविता के माध्यम से आपको मिलता है। देखिए क्वेश्चन, अब हमें मतलब पद्यांश को पढ़ते हैं। मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, ये कबीरदास की है, यहां पे देखिए लिखा भी है। ठीक है, तो ये जो कबीरदास की प्रसिद्ध वाणी है, जो सिखाती है कि ईश्वर को, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो इसमें कह रही है कि ईश्वर को तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, वो तो तेरे पास है। ना मैं देवल, ना मैं देवस्थल में हूँ, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवस्थल में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं कैलाश पर्वत में हूँ, ना तो कौने क्रियाक्रम में हूँ, ना ही मैं किसी प्रकार की क्रियाक्रम में हूँ, और ना ही जोग बैराग में हूँ। ठीक है, ना मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ, ना ही मैं जोग बैराग में हूँ। खोजी होए तो तुरतें मिली हैं, खोजने की कोशिश करोगे तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में, बस थोड़े से तलाश में मैं तुरंत मिल जाऊंगा। अगर तू सच्चे मन से खोजने की कोशिश करेगा तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास कह रहे हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में, हर व्यक्ति की सांस में भगवान मौजूद है। ठीक है, तो यहां पे देखिए शब्द जो है पढ़ लिया होगा, इसका मूल अर्थ मैंने आपको समझा दिया है, बस ये आपको ध्यान रखना है। कानों का अर्थ होता है, कानों का अर्थ होता है किसी भी। आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए ढूंढे शब्द में, तो ढूंढे शब्द में जो है देखिए क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया संज्ञा विशेषण। तो देखिए ढूंढे शब्द में जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो गया, ऑप्शन यहां पे ए होगा। नेक्स्ट, कवि के अनुसार, मतलब कबीरदास के अनुसार जो है ईश्वर को धार्मिक स्थलों में नहीं पाया जा सकता, क्योंकि उसका निवास स्थल कहाँ है। तो देखिए उसका कर्म कांडों में पहले ही बता दिया, नहीं है, तीर्थ स्थलों में नहीं है, ना कैलाश में, ना योग वैराग्य में है। प्रत्येक प्राणी में बताया गया है, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ना तो मेरे पास में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ना तो मेरे पास में रेखांकित जो है शब्द में, तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है, 13वें का डी है आंसर, मैं तो तेरे पास में। कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किसे मिल सकता है, तो ईश्वर जो है जो मोह माया त्यागने वाला हो, या समर्पित भक्त हो, या सज्जन लोगों को, या विद्वानों को। तो आंसर है मोह माया का त्याग करने वाले व्यक्ति को ईश्वर तुरंत मिल सकता है। सब सांसों की श्वास में, तो इसका आशय है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सबको श्वास लेते रहना चाहिए। ईश्वर श्वास में निवास करता है, या ईश्वर तीर्थाटन के से मिलता है। तो आंसर है ईश्वर सर्वव्यापी है, सभी की सांस में विद्यमान है, सभी के अंदर विद्यमान है, हमें बस उसी की तलाश करनी है। ठीक है, स्वयं को तलाशो, स्वयं को ढूंढो, ये इसका मूल अर्थ निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से पैसेज टोटल आपके कंप्लीट होते हैं 15 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं पेडागॉजी से संबंधित क्वेश्चन। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या होता है, तो विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्रियात्मक कौशल को अर्जित करते हैं, या चित्र, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं।
विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखना होता है, या विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी। तो विचार करते हैं, बौद्धिक अपनी क्षमताओं का प्रयोग करते हैं विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत। ठीक है, विचार करना होता है ना जैसे, तो बस वही है। इस विचारात्मक में व्यक्ति जो है तर्क करता है ना, अमूर्त और मूर्त रूप से सोचता है, समस्या का समाधान ढूंढता है और अपनी संपूर्ण प्रतिबौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, यह विचार किसका है? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीडीपी के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हिंदी पेडागोजी के भी अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको तैयार कर लीजिए। अगर आत्मसातीकरण और समायोजन शब्द का अर्थ पूछ ले तो वो अलग है, और इसका ये किसने दिया था? तो ये पियाजे ने दिया था। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसके तहत इन्होंने 4 चरण बताए थे। ठीक है, और बच्चे के सीखने के संदर्भ में जो है आत्मसातीकरण समायोजन शब्द का जो है उल्लेख किया था। तो आत्मसातीकरण क्या होता है? जब किसी चीज को पहले से मौजूद जानकारी के आधार पर समझना होता है तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। और समायोजन का मतलब होता है कि किसी चीज को बाहरी जरूरत के हिसाब से, बाहरी जरूरत के मुताबिक बनाना या उसमें संशोधन करना, वो होता है समायोजन। तो इसमें संशोधन होता है, ध्यान रखिएगा। तो कोई भी मौजूदा जानकारी आपके अंदर मौजूद है किसी भी चीज़ को लेकर के, कई बार होता है ना, चीज़ें हमें गलत तरीके से पता होती है, फिर बाद में हमें पता चलती है कि ये तो गलत थी, तो हमने उसमें संशोधन, अपने मन को संशोधन किया और उस सही जानकारी को उसमें समायोजित कर लिया, ये होता है। तो इसमें होता है संशोधन। और आत्मसातीकरण में जो जैसा स्वरूप में मिला मुझे, बस मैंने उसको अपने में ऐड कर लिया। पहले भी जो भी मेरे दिमाग में ऐड था वो भी ऐड कर लिया, और बाद में जो मिला उसमें भी ऐड कर लिया, आत्मसात कर लिया। ऐड करते जा रहे हैं, संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इसका मूल अर्थ निकलता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये पियाजे की दी हुई है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं होता है, तो पाठ के अंत में अभ्यास कराना, गतिविधियां कराना, और इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं? तो भाषा का विस्तार कराने, ये उसका मूल उद्देश्य होता है। तो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि कराने का उद्देश्य होता है भाषा का विस्तार करना, बच्चे के अंदर सृजनात्मकता विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रोवाइड करना, बच्चों को बोलने का मौका देना, बच्चों को मूर्त रूप से अमूर्त रूप से सोचने की जो है मतलब सोचने का जो है क्षमता विकसित होती है। इससे प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, मतलब रटना, याद कराना, पास करवाना, ये सब चीज़ों का कोई जो है उद्देश्यपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, आंसर हो गया यहाँ पे डी, गलत। छात्र जो है व्याकरण के माध्यम से क्या सीखते हैं? तो व्याकरण क्यों सीखते हैं? व्याकरण में हम नियम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? हम व्याकरण में नियम सीखते हैं। और छात्र अगर नियम के बारे में सीखते हैं तो हमें क्या होगा? तो ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण होगा, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग होगा, या भाषा का लिखित और मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। व्याकरण के माध्यम से हम नियम सीखते हैं और नियमों से हम भाषा का प्रयोग करना सीखेंगे। लिखित भाषा हो या मौखिक भाषा हो, उसको सही से प्रयोग करना सीख पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हो गया यहां पे सी। नेक्स्ट, बहुभाषिता के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बहुभाषी का अर्थ क्या होता है? तो एक बच्चा एक से अधिक भाषा बोल ले तो वो बहुभाषी बच्चा होता है। बस इसका मूल अर्थ यही होता है, एक से अधिक भाषा का प्रयोग करना बहुभाषिता को बढ़ावा देना होता है। तो भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा होती है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बल्कि अच्छा ही होता है अगर एक बच्चा जो है एक से अधिक भाषा बोल पाता है। तो एक तो पहली बात तो वो क्रिएटिव माइंडेड का होगा, इंटेलिजेंस होगा, सामान्य बच्चों से अलग होगा, है ना, और बच्चे भी उससे बहुत कुछ सीखेंगे। दूसरे बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है, या भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती हैं, या अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। तो देखिए 20वें का जो आंसर है वो है बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा।
स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता और कौशल और सोच को विकसित करता है। तो स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता सोच कौशल और सोच को विकसित करना जो है ये होता है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? तो 2005 के आधार पर अगर हम पठन कौशल की बात करें तो शुद्ध उच्चारण करने को पठन कौशल कहते हैं, या अक्षरों को पढ़ पाने को पठन कौशल कहते हैं, या समझ के साथ पढ़ना आना चाहिए इसलिए पठन कौशल कहेंगे, या फिर कठिन वाक्यों को पढ़ना आना चाहिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। 22वें का है सी, समझ के साथ पढ़ना जो है पठन कौशल को से संबंधित है। ठीक है, और जो बच्चा सही चीज़ों को पढ़ नहीं पाता हो, 100 को वाज पढ़े, है ना, बी को डी बोल दे, डी को बी बोल दे, तो वो डिसलेक्सिया से प्रेरित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन का प्रयोजन है, मूल्यांकन का क्या मूल उद्देश्य होता है, बच्चों का क्यों मूल्यांकन होता है? तो मूल्यांकन का जो प्रयोजन होता है वो बच्चे का जो है सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना होता है, और मूल्यांकन के बाद बच्चे का अगर कोई समस्या है तो उसका निदान करना होता है। ठीक है, डायग्नोज करके निदान करना होता है। अगर हम ऑप्शंस पढ़ेंगे तो चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। मूल्यांकन जो है बच्चों के अंदर डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करता है, मतलब बच्चों के अध्ययन के लिए प्रेरित करता है डर के माध्यम से? तो बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार और समस्यात्मक छात्र आदि वर्ग में विभाजित करना होता है, सेक्शन वाइज बच्चों को बैठाना कि ये कमज़ोर हैं और ये अच्छे हैं, ऐसे करना? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के बालक के विकास के हर पक्ष पर का मूल्यांकन करना होता है इसके। तो आंसर हो गया बच्चे के हर पक्ष का। अब वो शारीरिक पक्ष भी है, मानसिक पक्ष भी है, नैतिक पक्ष भी है ना, और शैक्षणिक तो पक्ष है ही। ठीक, तो ये हर पक्ष का मूल्यांकन करना इसका मूल उद्देश्य होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार होनी चाहिए छोटी रचनाएं? बिल्कुल भी नहीं। रोचक विषय वस्तु? ये हो सकता है। रंगीन चित्र? नहीं। सरल जानकारी? ये भी नहीं। तो आंसर है रोचक विषय वस्तु। देखिए, जब हम बच्चों के जो है साहित्य की जो बात करें, अगर हम चाइल्ड लिटरेचर की बात करें, अगर हम बच्चों की बुक्स की बात करें, तो बच्चों में की बुक्स में ऐसे इंटरेस्टेड जो है चीज़ें यूज़ होनी चाहिए। तो इंटरेस्टेड क्या होता है? तो इंटरेस्टेड हो सकता है पिक्चर का यूज़ करना, है ना, कहानी स्टोरी को पिक्चर के माध्यम से शो करना, है ना, कुछ कार्ड्स जो है बच्चों को दे देना पढ़ने के लिए, ये हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम बच्चे के इंटरेस्ट को जगाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे? तो अगर मुझे सिलेबस अपनाना हो कि कोई किसी स्कूल मेरा स्कूल है और मैं बच्चों का सिलेबस जो है डिसाइड करूं कि क्या सिलेबस में बच्चे आएंगे, तो मैं चीज़ें कोशिश करूंगा कि मूर्त रूप से हो चीज़ें। भाई बच्चा है मूर्त रूप से चीज़ों को समझ पाएगा, मतलब जो सामने मौजूद हो, जिसको वो छू करके स्पर्श के जो है देख करके कर सके। अमूर्त रूप बच्चों के लिए जो है कम उम्र के 3 साल के, 3.5 4 साल के, 5 साल के बच्चों के लिए अमूर्त चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रखती हैं। ये जब अमूर्त जो है चीज़ें आएंगी वो जब बच्चा 11 साल से अधिक का हो जाता है, 11, 12, 13 का साल का हो जाए, तब उसको जो है अमूर्त रूप से चीज़ों से परिचित कराना चाहिए। ठीक है, तो मूर्त विवरणात्मक हो गया और विश्लेषणात्मक चीज़ों का जो है एनालिसिस करना आना चाहिए। बाकायदा से छोटे छोटे पार्ट्स में हो, कोई भी चीज़ें हो छोटे छोटे पार्ट्स में, विश्लेषण हो उनका जो है चीज़ें इस तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो प्राथमिक कक्षा के भाषा टीचर, लैंग्वेज जो है टीचर है, आप किसी हिंदी के, इंग्लिश के टीचर हैं मान लीजिए, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना पड़ेगा। आंसर है बिल्कुल सही। वाद विवाद के लिए तैयार करना है, या सर्वाधिक अंक प्राप्त कराने के लिए तैयार करना है, या पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरीके से निर्वाह करना? आंसर ये बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन ए ही है।
कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। लिखते समय मान लो बी को डी लिख देते हैं, एफ को वो उल्टा एफ लिख दे रहे, एम को डब्ल्यू लिखे दे रहे, इस तरीके से वो वर्तनी गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, तो एक टीचर के रूप में आप क्या करेंगे? देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और बहुत कॉमन क्वेश्चन हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि हिंदी पेडागोजी से सिंपल कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है। ठीक है, सिवाय बस एक घंटा भी डेली जो है हो जाए तो जो है 30 में 30 क्वेश्चन सही कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर है त्रुटियों संबंधी करते हैं तो भाषा के रूप में हम टीचर के रूप में क्या करेंगे? तो शब्दों का सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन कराना। अब बी और डी बताना बाकायदा अच्छे से कि बेटा बी ऐसे लिखा जाता है और ये डी है, डी फॉर डॉग होता है, बी फॉर बॉल होता है, बी इस तरीके से लिखा था, डी इसके तरीके से लिखा जाता है, ये एम है, ये डब्ल्यू है, एफ ये होता है, ये कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ध्यान रखिएगा, उल्टा नहीं, इस तरीके से चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। तो दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने के अवसर देंगे। बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। ऑप्शंस और देख लेते हैं। उन्हें सख्त निर्देश देंगे, सख्त निर्देश नहीं देना है। त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बकवास बात है। उनसे 20 शब्दों के 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। रटने पे हमें पहले ही भी बात कही गई है कि रटना आधारित नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ के बच्चा पढ़े। तो ऑप्शन यहाँ पे ए ज़्यादा सही है। ठीक है, भाषा कौशल के बारे में किस विचार से सहमत है? तो भाषा कौशल के बारे में किस विचार से? ये एक दूसरे से प्रभावित नहीं करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। भाषा कौशल बिल्कुल भी सीखे जा सकते हैं, एक निश्चित क्रम में सीखे जा सकते हैं। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ये क्रम में नहीं सीखे जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो है अंतः संबंधित है एक दूसरे से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। 29वां क्वेश्चन है, द्विभाषिक बच्चे, जो बच्चे दो भाषा बोल लेते हैं, हिंदी और पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और तमिलियन, इस तरीके से दो भाषा बोल लेते हो, तो द्विभाषी बच्चे डैश 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 विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश 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 चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होता है। तो यहाँ पे द्विभाषी बच्चे जो है डैश डैश डैश, देखिए आंसर क्या है? 29वें का जो आंसर है, संज्ञानात्मक विकास जो है सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन के आधार पे और जो है विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी है। बच्चे प्रारंभ से ही, तो बच्चे जो होते हैं वो प्रारंभ से ही जो है बहुभाषित होते हैं, बहुभाषी होते हैं। फिर कह रहा हूँ मैं, बहुभाषी होते हैं बचपन से ही। ठीक है, और बहुभाषी का मतलब एक भाषा से अधिक का ज्ञान होना, वो बहुभाषिता कहलाते हैं। तो बच्चे बहुभाषी होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी। तो आज का जो है हिंदी पेडागोजी का पेपर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।